Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss station number 61 to 70 of our talks. ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो कि हमने तकरीबन 90 स्टेशंस करने हैं, तो ये हमारा 61 टू 70 का आज का हमारा टॉक्स है. इसके अंदर फर्स्ट है जी कि 35-year-old मेल प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग एंड चूइंग, बर्निंग सेंसेशन. ही मेंशन्स ही हैज़ नोटिस्ड वाइट पैचेस इनसाइड हिज माउथ. ठीक है, डिस्क्राइब दिस कंडीशन. अब इसमें एज़ आपको ये इसमें नज़र आ रहा है कि जो सारे इसके क्या कहते हैं इंट्राऑरल एंड एक्स्ट्राऑरल पिक्चर है, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट्स अ केस ऑफ ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस. इसके अंदर प्रोबेबली ये जो मुझे जिसने ये मतलब ये हमें पूल दिया था कि ये ऐसा आता है, उसमें डिस्क्राइब दिस कंडीशन प्रोबेबली नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्राइब का वर्ड जो है वो यूजुअली आपकी रिटन उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, रिटन जो आपका आता है ना SEQL के आते थे उसके अंदर यूज़ होता था. राइट नाउ आपको इस तरह से कंडीशन नहीं, आपको पेज पूछा जाएगा कि जी डॉक्टर साहब आपको क्या नज़र आ रहा है. सो यू कैन एक्सप्लेन दैट पिक्चर A इज़ अ फ्रंटल प्रोफाइल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट इन विच आई कैन अप्रिशिएट दी, आप क्या कह सकते हैं कि इंडेंटेशन ऑफ द यहाँ पर इनवर्ड डिप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द चीक्स ना. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर नान असलम ने एक बार बताया था कि सुहेल तनवीर एक क्रिकेटर है, उसका बिल्कुल इसी तरह की अपीयरेंस आपको आप देखोगे, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पान ईटिंग एंड ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस. सो ये एक टिपिकल पिक्चर होती है जो पेशेंट ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस के साथ आता है हमारे पास एक्स्ट्राऑरल. ठीक है, एंड एज फार एज द पिक्चर B, C, D and E, I can appreciate this is an intraoral picture of a patient of the same male patient, showing the facial showing the white fibrous bands on the facial pillars bilaterally as well as the buccal mucosa. ठीक है, ये आपको थोड़ी सी इसमें ये पिक्चर अभी नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें ये बकल म्यूकोसा इन्वॉल्व एंड फॉशल पिलर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, इसके अंदर फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इससे इसकी स्टेजिंग का पूछ सकते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट का पूछ सकते हैं. तो बच्चे सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर जो है जिस वही बात कि जिस बच्चे ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि उससे इसकी पैसिव क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस पूछी गई थी. इधर मेरे से जो है उन्होंने महमूद हैदर वाली जो क्लासिफिकेशन थी वो पूछी थी, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर महमूद हैदर कराची में ख़ुद भी होते हैं कन्वीनियर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो महमूद हैदर वाली ही पूछते हैं. बट एज फार एज मैं आपको पैसे की भी भेज दूंगी और महमूद हैदर वाली भी आपको प्रोबेबली पता होगी. इसके अलावा खन्ना एंड आंद्रे की क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा पूछी जाती है, या हिस्टोपैथोलॉजिकल इसकी ग्रेडिंग होती है वो पूछी जाती है, तो वो भी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए. आई विल शेयर इट विद यू एज वेल. सो जो पैसी की क्लासिफिकेशन है बेटे जी, उसके अंदर इन्होंने इसने जो पैसी है वो 2017 के अंदर ये क्लासिफिकेशन आई थी. 2017 में इसके अंदर इसने 4 ग्रेडिंग और स्टेजिंग 4 टाइप्स की थी. 4 ग्रेड्स किए थे इसके ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस के ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल पिक्चर, फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ द माउथ ओपनिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल जो उसकी स्टेजिंग है और प्रोग्नोसिस के हिसाब से. ठीक है, एज़ यू नो कि जो इसकी मैंने आपको बताया जो पिंडबर्ग की क्लासिफिकेशन है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल बेस्ड है, जो आंद्रे और खन्ना की है वो क्लिनिकल बेस्ड है, जो महमूद हैदर वाली है वो उन्होंने फंक्शनल लिमिटेशन प्लस क्लिनिकल ये जो है क्या कहते हैं आपकी क्लिनिकल स्टेजिंग और फंक्शनल स्टेजिंग दो तरह की जो है ना, यानी जो क्लिनिकल पिक्चर आपको नज़र आ रही है उस पर और जो फंक्शनल स्टेजिंग है उसके ऊपर उन्होंने उसको क्लासीफाई किया हुआ है. क्लिनिकल के अंदर 1, 2, 3 है और फंक्शनल के अंदर ABC है. क्लिनिकल में फॉशल बैंड्स ओनली, फिर फॉशल एंड बकल बैंड्स है, फिर फॉशल बकल एंड लेबियल बैंड्स हैं. सो ये 3 इसकी हैं. और ये जो आपको इस वक्त ये पेशेंट नज़र आ रहा है ये स्टेज 2 का, इसके बेसिस पे स्टेज 2 क्लिनिकल स्टेज 2 है. और जो फंक्शनल लिमिटेशन है उसके बेसिस के ऊपर अगर माउथ ओपनिंग मोर देन इक्वल टू 20 मिलीमीटर तो वो A है, अगर 11 to 19 मिलीमीटर तो B है, अगर लेस देन और इक्वल टू 10 मिलीमीटर है तो वो C है. ये आपकी क्या कहते हैं महमूद हैदर की क्लासिफिकेशन है. और इन सब क्लासिफिकेशंस को मिलाकर जो 2017 में एक क्लासिफिकेशन आई है वो है पैसी एटॉल की, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी. वो इन चारों का मिक्सचर है. ठीक है, बेसिकली ओके जी. हाउ विल यू मैनेज दिस केस? तो मैंने आपको पहले बताया कि जो मैनेजमेंट है बेटा, सबसे पहले तो वो आप कहेंगे कि आई विल डिस्कस द पेशेंट इन माय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. बट बिफोर दैट आपने पेशेंट की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है. हैबिचुअल हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके अंदर आपने उससे पूछना है कि भाई पान खाता था या कोई भी ऐसी उसकी हैबिट है.
ठीक है। हमारा एक पेशेंट आया है, उसके हमारे पास जो उसको बच्चा था, यंग मेल चाइल्ड, एंड ही यूज़ टू ईट इंक, जो ये आपकी होती है ना ब्लू इंक, उससे लिखे हुए जो पेपर्स थे उसको खाने की आदत थी। तो ही ऑल्सो हैड ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस। सो बेसिकली एज यू नो द पैथोजेनेसिस ऑफ ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस इज़ दैट क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ जो मिकोजा होता है उसकी वजह से सबम्यूकोजल फिब्रिस बैंड ले डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उसको बार बार हील करने की कोशिश करती है। तो वो किसी भी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस हो सकता है। ठीक है। एरिका में जो आपका पान है उसमें एरिका नट है, एरिकुलिन उसमें वो जो है उसकी वजह से हो सकता है, और बाकी किसी भी मैंने बताया जिस तरह आपको क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से हो सकता है। तो आपने हिस्ट्री के अंदर प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेनी है, हैबिचुअल हिस्ट्री आपने डिटेल में लेनी है, और वही जिस तरह हमारे हिस्ट्री के पॉइंट्स है सिग्निफिकेंट वो आपने इसके लेने हैं। बर्निंग सेंसेशन लेनी है, अल्सरेशन कहीं पे तो नहीं है वो पूछना है, कभी अल्सर तो मतलब नहीं बना है, और किस तरह से स्टार्ट हुआ था, और उनको क्या क्या फंक्शनल लिमिटेशंस हैं खाने की। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिएगा कि एक जगह मैंने इसको यूँ भी पढ़ा है कि जैसे आपका इंशाल्लाह शॉर्ट केस में TMJ का करवाएंगे तो उसमें ये याद रखिए कि 3 फिंगर्स अगर जो है वो पेशेंट की जा रही हैं मुंह में, तो दैट इज़ नो लिमिटेड माउथ ओपनिंग, यानी लिमिटेड माउथ ओपनिंग नहीं है। अगर 2 जा रही हैं तो नो फंक्शनल लिमिटेशन बट लिमिटेड माउथ ओपनिंग, एंड इफ़ ओनली 1 फिंगर तो फिर फंक्शनल लिमिटेशन प्लस लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी चेंज होता जाता है। अच्छा, कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एज आई हैव टोल्ड यू कि आपने एक्स्ट्रा ऑरल एग्जामिनेशन पे भी सारी इसकी पॉइंट्स बताने, और इंट्रा ऑरल एग्जामिनेशन पे भी। एक्स्ट्रा ऑरल पे इंस्पेक्शन के अंदर आपने बताना है कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक्स्ट्रा ऑरली बोथ ऑफ द चीक्स आर इनवर्ड, उनकी जो है वो हुई भी है, इनवर्ड डेंटेशन कह सकते हैं वो हुई भी है। ठीक है। उसके साथ साथ आपने जो है वो पेशेंट की लिमिटेड माउथ ओपनिंग, अगर किसी किस्म की डेविएशन है वो, फिर इंट्रा ओरल जो है वो आपने सारा फॉशल पिलर्स की कहाँ पर फॉशल बैंड्स कहाँ वाइट पैचेस ऑफ द या वाइट फॉशल वाइट फिब्रस बैंड्स, और उसकी जो लोकेशंस हैं जिस तरह ये 3 मैंने आपको बताई हैं उनकी बेसिस पे बताना है। अलॉन्ग विद दैट कहीं पर एरिथमेटस कोई एरिया है वो बताना है, कहीं एरिथ्रोप्लेकिया टाइप लीजन है वो बतानी है, कोई अल्सरेशन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है कहीं पर, इस किस्म की सारी। या माउथ, सबसे पहले माउथ ओपनिंग करके आपने ओरल हाइजीन और जो उसकी है क्या कहते हैं ऑक्लूजन उसका बताना है, अपर लोअर डेंटेशन का बताना है। उसके साथ साथ आपने इनके ऊपर ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर स्टेनिंग हुई होती है उसका बताना है। फिर उसके अलावा आपने क्या कहते हैं पेशेंट का जो है किसी किस्म की कोई इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर स्मोकिंग करता है तो आपको पता है कि वो सिनर्जिस्टिक उसमें आ जाता है, वो भी आपने बताना है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसकी क्या कहते हैं म्यूकोज़ा और अटैच म्यूकोज़ा या जो भी बकल म्यूकोज़ा वगैरह उसकी आपने पिक्चर जो है वो भी एक्सप्लेन करनी है। सो वो आप जो भी मैं आपको एक नॉर्मल वो हैं पॉइंट्स हैं आपके क्लिनिक एग्जामिनेशन के वो आपने बताने हैं। ठीक है। अच्छा, कमिंग हिस्ट्री हो गई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर आपने बताना बायोप्सी। हम इस वैसे तो क्लिनिकल जो और की जो है हिस्टोलॉजिकल क्लिनिकल एंड आपकी इसको यहाँ से थोड़ा सा एडिट कर देना है मत। वैसे तो जो आपका क्लिनिकल और जो आपका हिस्ट्री बेस्ड है उसी के ऊपर ही आपका जो है वो प्रोविजनल डायग्नोसिस आपका बन जाता है कि ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस है। बट देन अगेन हम इसमें हिस्टोपैथोलॉजी करके जो है इनिशियल बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजी करके इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम बना लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आफ्टर गेटिंग अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस वी विल डिस्कस द पेशेंट इन आर MDT मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, और उसके बाद जो है वो आप इसका ट्रीटमेंट प्लान आप कंफर्म करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लान जो है उसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर फंक्शनल लिमिटेशन है और फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है लेकिन लिमिटेड माउथ ओपनिंग, दैट इज़ अगर 15 मिलीमीटर तक का आपका जो है वो पेशेंट का मुंह खुल रहा है 10 to 15 मिलीमीटर, तो उसके अंदर जो है वो हम क्या लगाते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। और अगर जो है वो पेशेंट की लेस दैन 10 मिलीमीटर है तो फिर हम उसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट पर जाते हैं, क्योंकि फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट का इतना सक्सेस रेट उसमें नहीं आता। अच्छा, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो हमारी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि आपको पता है जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके 2-3 इसके अंदर जो है वो ड्रॉबैक्स है जिसके अंदर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन चॉइस हमारी नहीं होती है। नंबर 1 कि फेब्रोटमी करने के बाद दोबारा से जो है वो स्कारिंग की वजह से फर्दर लिमिटेशन ऑफ द माउथ हो जाती है। दूसरा जो है वो हमने जो इसकी क्या कहते हैं
जो भी आपका वो बनेगा डिफेक्ट, ये जो हमारा कट हम करते हैं, फेब्रोटमी करते हैं, उसके बाद जो इसके अंदर हम फ्लैप लगाते हैं, नेज़ोलेबियल फ्लैप या बकल पैड फ्लैप या स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हम इसमें लगाते हैं, तो उसकी भी एक डोनर साइड मॉर्बिडिटी होती है, ठीक है। सो अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट से इफेक्ट आ रहा है अलॉन्ग विद दी हम फिज़िकल थेरेपी, तो हम वो हमारा फर्स्ट लाइन चॉइस होती है। अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग द पेशेंट इन द MDT, हम पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे। पेशेंट की काउंसलिंग करने के बाद सेसेशन ऑफ द हैबिट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने करनी है, और उसके बाद हम इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट पे आएंगे। सो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे इसके क्या कहते हैं ओलोसमिक फिब्रोसिस के, वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंटली वो पूछते हैं दैट इज़ आपका स्टेरॉइड्स है, ठीक है, स्टेरॉइड्स, और उसके अलावा आपका हाइयालुरोनिडेज है, उसके अलावा आपकी लाइकोपीन को आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपका जो है जी प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स हैं, गामा इंटरफेरॉन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे जो है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए और इनकी डोज भी आपको बतानी चाहिए, ठीक है। स्टेरॉइड की जो है वो आप इंट्रालीजनल भी लगाते हैं और टॉपिकल एप्लीकेशन भी स्टेरॉइड्स की करते हैं। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उनको भी आपने जो है इसका आपको पता है स्टेरॉइड्स का क्या है कि ये इसकी जो है अच्छा इसको इधर से एडिट कर दीजिएगा, इसके इनके जो हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स हैं, फिर वो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं और इनहिबिट करते हैं म्यूकोजल डैमेज को, फर्दर म्यूकोजल डैमेज को। और उसके अलावा जो आपकी है हाइयालुरोनिडेज, ठीक है, वो भी आप इंट्रालीनियल लगाते हैं, टॉपिकल इंट्रालीनियल हाइयालुरोनिडेज लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो इंटरस्टिशियल विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज, इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं अलॉन्ग विद द स्टेरॉइड्स आप ये देते हैं। स्टेरॉइड भी आपको पता है कि ये स्लो डाउन कर देता है आपका जो भी आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और उस स्टेरॉइड प्लस हाइयालुरोनिडेज आप लगाते हैं टू हैव अ बेटर रिजल्ट। अच्छा जी, देन आपके पास आ जाता है गामा इंटरफेरॉन, ठीक है, और गामा इंटरफेरॉन जो है वो बेसिकली आपका इसकी जो डोज है, जस्ट आई विल टेल यू, हाँ सॉरी, ये क्या है, ये सेल सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी और प्रो एडहियन मॉलिक्यूल्स ऑन इम्यून सेल्स को जो है ये इसके अंदर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और उसके साथ क्या है कि ये इसकी जो यानी कि ये एंटी ट्यूमर, एंटी इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पर आपका गामा इंटरफेरॉन जो है वो यूज़ होता है, और इसको भी हम टॉपिकली भी लगा सकते हैं और इंट्रालीनली यहाँ पर सिस्टमिकली भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डोज़ है वो आपकी डोज़ होती है बेटा जी 50 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर सबक्यूटेनियस 3 टाइम्स वीकली आप इसको देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सारी डोज शेयर भी कर दूँगी। अच्छा, कमिंग टू द स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क्या करता है, ये आपका जो है जी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी कम करता है, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड जो हैं उनकी को सप्रेस करता है, अलॉन्ग विद दैट कैपिलरी परमेबिलिटी जो है उसको भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसके जो एडल्ट डोज है वो 4 मिलीग्राम IV या IM जो है हम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी आगे आ जाती है ट्राइमसिनोलॉल एसिटेनॉइड, ठीक है, ये भी आपका स्टेरॉयड है जो इसमें दिया जा सकता है आपके ओलोसमिक फिब्रोसिस में, और ये 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर डाइल्यूटेड इन 1 मिलीलीटर ऑफ लिग्नोकेन 2% सोल्यूशन, ये हम देते हैं इंट्रालीजनल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा आ जाता है आपका, अच्छा ये बाकी सारे इसके स्टेरॉइड्स के ही इसमें लिखे हुए हैं, सो ये दो ही अगर आप याद रखें तो मोर देन इनफ है। हाइयालुरोनिडेज आ जाता है, हाइयालुरोनिडेज बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया एक्स्ट्रावेस्टेशन एंटीबॉडी है जो कि एंटीडोट है, जो कि क्या करता है, इंक्रीज़ करता है विस्कोसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। और ये 150 यूनिट्स जो हैं वो हम डालते हैं और सबक्यूटेनियसली हम इसको देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है वो क्या है, लाइकोपीन बेसिकली आपका जो है वो हम देते हैं 16 मिलीग्राम, ठीक है, और ये न्यूट्रिशनल ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर आपको पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा आपका जो है आ जाता है जी पेंटॉक्सीफाइलिन। पेंटॉक्सीफाइलिन भी जो है वो भी आज एक पायलट स्टडी के तौर पे सबमिकस फिब्रोसिस में दिया गया है, 400 मिलीग्राम TDS के तौर पर इसको दिया जाता है, ठीक है। ये सारी आपके जो हैं ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, और इनका कोई सक्सेस रेट जो है वो मैंने आपको बताया कि तभी है जब ये 10 to 15 मिलीमीटर आपकी पेशेंट की, मोर देन 10 to 15 मिलीमीटर बल्कि आपकी पेशेंट की माउथ ओपनिंग है, उसी के अंदर इसका सक्सेस रेट है। कमिंग टू द सर्जिकल केयर, सर्जिकल मैनेजमेंट, मैंने आपको
आपको बताया कि सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ द लीस्ट ऑप्शन जो हम ऑप्ट करते हैं, बिकॉज फिब्रस बैंड जो हैं वो फर्दर उसकी कटिंग जो है फिब्रोटमी वो हमारी फर्दर फिब्रोसिस कॉज करती है। फिब्रस बैंड्स की कटिंग के बाद हमने लाजमी इनको रिप्लेस करना होता है विथ एनी टाइप ऑफ फ्लैप और एनी टाइप ऑफ मतलब आपने ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो ऑप्शन है आपके पास वो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जो बालर टेम्पोरालिस में ऑटिस्मीज या कोरोनाडेक्टमी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन इज़ द आपकी क्या कहते हैं यार, ये बकल फैट पैड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और थर्डली जो है वो नेज़ोलेबियल फ्लैप्स आप जो है वो लिंगुअल पेडिकल फ्लैप्स जो हैं इनके वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कीमो प्रिवेंशन इज़ बेसिकली ये होती है कि जो प्री मेलिग्नेंट लीजेंस हैं उनके अंदर हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट इट टू कन्वर्टिंग इनटू द मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ मैं आपको इनके जो है ये अभी एजेंट्स के नाम बता देती हूँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सारा मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। कीमो प्रिवेंटिव एजेंट्स के अंदर आपके पास विटामिन ए आते हैं या रेटिनॉइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये ओरल स्टमक फिब्रोसिस के पेशेंट के अंदर जो है वो स्टडीज़ के अंदर उसने शो किया है कि डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन ए और ई होता है, इसकी वजह से वो कहते हैं कि 13-cis रेटिनोइक एसिड जो है वो क्या करते हैं, वो आपकी अगर आप इसको प्री कैंसरस कंडीशंस में दें तो वो ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में उसको चेंज होने से रोकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने आपको बताया कि इसका जो है वो मैसेंजर RNA जो है ना उसकी वो डिक्रीज़ करते हैं और अच्छा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये यहाँ से आप इसको एडिट कर दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं ये शेयर कर दूँगी फिर, ये नहीं तो बहुत लंबा होता जाएगा। ओके, सेकंड आपका जो है केमिकल दैट इज़ फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। फ्लोरिनेटेड वाइटमिन्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीफिनोटिक फोटोकेमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स में मिलते हैं और कैंसर और हार्ट डिजीज़ वगैरह की उसके अंदर जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कीमो प्रिवेंशन। लाइकोपीन जो मैंने आपको बताया बीटा कैरोटीन है, ठीक है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू विटामिन ए है और ये टोमेटोज़ में, वाटरमेलन में, कैरेट्स में, पपाया वगैरह में आपको मिलते हैं, ठीक है। विटामिन ई है, फोर्थ आपका जो एजेंट है दैट इज़ विटामिन ई है जो कि फैमिली ऑफ 8 एंटीऑक्सीडेंट्स आप इसे कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ठीक है। टोकोफेरोल ए वगैरह ये इसके आपको बीटा, गैमा, अल्फ़ा, इन डेल्टा इन फॉर्म्स में आपको मिलते हैं। अल्फ़ा टोकोफेरोल जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो है वो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर, उसको हम यूज़ करते हैं। पाँचवा आता है आपके पास विटामिन सी, ठीक है, और वो आपको सबको पता है कि वो आपके जो ये सावर चीज़ें होती हैं उनके अंदर आपको ये मिलता है और ये सिंथेसिस ऑफ कोलेजन और न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह के अंदर इसमें ये यूज़ होता है। देन आता है फोलेट्स, कोएंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अमाइनो एसिड है, तो ये भी आपकी कीमो प्रिवेंशन में यूज़ होता है। फिर सेवन्थ है आपका सेलेनियम, ये लो डोज में माइक्रो ट्रेस लेवल्स में हम इसको यूज़ करते हैं वरना अदरवाइज़ ये टॉक्सिक हो जाता है। एड्स जो है दैट इज़ हर्बल ट्रीटमेंट्स है जिसमें एलजी स्पायरुलिमा फ्यूजिफोरम के नाम से या ब्लैक रेसबेरीज़ इनको यूज़ किया जाता है फॉर दी क्या कहते हैं कीमो प्रिवेंशन। ग्रीन टी है, टर्मरिक पाउडर है, ये सारी इसमें आ जाते हैं। देन नाइन्थ है आपका मॉलिक्यूलर टारगेटेड अप्रोचेस, ठीक है, जो ये आपको टारगेटेड थेरेपीज़ जो है ना EGF रिसेप्टर्स वगैरह के ब्लॉकर्स, इनहिबिटर्स जो हैं, सेटुक्सिमाब वगैरह, ये भी जो है ये जेनेटिक लेवल के ऊपर इनको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। सो ये आपके जो हैं बेसिकली आपके जो हैं ये कीमो प्रिवेंशन के कुछ एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ किया जाता है आपकी कीमो प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, describe the clinical picture. What are the different options to manage this condition? What are the types of the Botox? What are the protocols of the Botox? And how you will apply Botox? What are the possible complications of the Botox? ठीक है जी। अच्छा, so ये जो आपका clinical picture है that is again a frontal profile of a clinical picture of an old lady showing the क्या कहना चाहिए wrinkles around the eye that are also known as
क्रोज फीट एंड दीज आर बिकॉज ऑफ द एजिंग भी हो सकती है, या ज़्यादातर कहते हैं कि अगर एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा स्माइलिंग एक्सप्रेशंस या क्या कहते हैं ब्लिंकिंग जो है वो करने की ज़्यादा आदत हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये क्रोज फीट जो है वो ज़्यादा जल्दी अपीयर हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, इसकी उसकी क्या कहना चाहिए, ऊपर जो स्किन है उसकी सैकिंग की वजह से हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है बच्चे जी, उसमें नंबर 1 आ जाता है आपके पास स्किन केयर और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें आपके पास रेटिनॉइड्स आ जाता है जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और रिंकल्स को ओवर द टाइम स्मूथ करता है। सेकंड इज पेप्टाइड्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं रिपेयर करने के स्किन को, इंप्रूव करते हैं उसकी इलास्टिसिटी। देन येलो यूरानिक एसिड्स हैं जो कि हाइड्रेट्स और वही प्लम करते हैं स्किन को, ठीक है, और टेम्पररली रिड्यूस कर देते हैं इन फाइन लाइंस को। देन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द सन डैमेज एंड प्रमोट्स कोलेजन प्रोडक्शन। ये वही आपकी कीमो प्रिवेंशन की अभी बात हो रही थी, ये इसी तरह से BCC यानी आपके जो एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं उनको ये भी कम करते हैं। देन आप सनस्क्रीन SPF 30+ आप अगर डेली यूज़ करें तो वो भी रिंकल्स को फर्दर होने से और सन इंड्यूस डैमेज को रोकते हैं। ठीक है जी। थर्ड ये तो थे आपके क्या थे टॉपिकल मेडिकल ट्रीटमेंट थी, ठीक है। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आपका बोटॉक्स आ जाता है और साथ आपके डर्मा फिलर्स आ जाते हैं। जो बोटॉक्स हैं उसके अंदर आपको पता है कि जो है ये टेम्पररी रिलैक्स कर देता है जो अंडरलाइंग मसल्स है, और उसकी वजह से जो डायनामिक रिंकल्स हैं उनका इफेक्ट तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको हर 6 मंथली इसको रिपीट करना पड़ता है, और इसकी फिर आगे आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। एडवांस कॉस्मेटिक डर्मा फिलर्स में हाइलुरोनिक इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, और वो भी जो है फिलर्स वो भी मैं आपको अभी वो जो हैं बेसिकली आपके इंजेक्टेबल्स भी होते हैं और इम्प्लांटेबल भी होते हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर यूज़ होते हैं वो बेसिकली इंजेक्टेबल आपके यूज़ होते हैं। जो अच्छा जो इंजेक्टेबल्स हैं उनके अंदर भी फिर 2 तरह की फॉर्म्स हैं, एक होती है टिश्यू डिराइव्ड और एक है सिंथेटिक्स, ठीक है। तो जो आपकी टिश्यू ड्राइव्ड हैं उनमें ज़ाइडर्म, ज़ाइप्लास्ट जो हैं ये आते हैं, और जो सिंथेटिक है उसमें जूविडर्म और रेस्टिलेन, ठीक है, इनके नाम से आपके पास आते हैं। अच्छा, और जो आपकी हाइलुरोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही आपके इंजेक्टेबल फिलर्स में ही आते हैं, और उनके अंदर उनको बाकी जो 2 हैं जो मैंने आपको बताया ज़ायोडर्म और जूविडर्म, इनके अंदर आपको स्किन टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हाइलुरोनिक एसिड के डेरिवेटिव हैं उनके लिए आपको स्किन टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। सो दीज आर सम ऑफ द मैंने आपको बताया इंजेक्टेबल फिलर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, देन कम्स एडवांस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, उनके अंदर आपकी केमिकल पील्स आती हैं, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड से, या फिर आपका जो है वो सेकंड है आपकी 2 तरह की होती हैं, सुपरफिशियल पील्स होती हैं और मीडियम डेप्थ होती हैं या डीप पील्स होती हैं। तो जो आपकी सुपरफिशियल पील्स होती हैं वो बेसिकली आपकी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड होती हैं या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होती हैं, और जो मीडियम डेप्थ की होती हैं वो आपकी जो हैं वो आप इस पे क्या कहते हैं, अच्छा जो मीडियम डेप्थ की होती हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं 35% जो है वो आप यूज़ करते हैं ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, TCA, और जो सुपरफिशियल है उसके लिए 20% TCA भी यूज़ किया जा सकता है, बट यूजुअली उसके लिए मैंने आपको बताया ज़्यादातर ग्लाइकोलिक एसिड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी केमिकल पील होगी। फिर उसके बाद लेज़र सर्फेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, फ्रैक्सल के नाम से लेज़र है, वो कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, इंप्रूव करता है स्किन टेक्सचर को, वो यूज़ किया जा सकता है। फिर माइक्रो नीडलिंग आजकल एक रीसेंट एडवांसमेंट है, विद और विदाउट PRP, ठीक है, वो भी कोलेजन फॉर्मेशन को इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी करता है। एंड लास्टली जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड जैसे हम कहते हैं थेरेपी के नाम से जो है वो अब आजकल जो है वो आया हुआ है, जो कि टाइटन करता है स्किन को और बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को। जो ये तो आपके थे मैंने आपको बताया एडवांस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। जो सर्जिकल ऑप्शन है फिर वो हमारे पास दैट इज़ ब्लेफरोप्लास्टी, ठीक है, और ब्लेफरोप्लास्टी आपको पता है अपर लिप की लिड की लैदा उसकी एक टेक्निक है, और फिर एक लोअर लिड की लैदा टेक्निक है ब्लेफरोप्लास्टी, वो फिर उसमें आ जाती है। अच्छा जी, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ यूज़ ऑफ बोटॉक्स। तो बेटी जी बोटॉक्स जो है वो उसका कोई इतना
प्रोटोकॉल एज सच तो नहीं है। बेसिकली यही है कि कौन से एरिया में आपने कितने यूनिट्स लगाने हैं, और जो जहाँ पर फॉर एग्जांपल वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ उससे आपने 1 सेंटीमीटर का फासला रखना है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस की बात की जाए तो आप उनसे कहेंगे कि मैं जो क्या कहते हैं बोटॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर लैटरल टू द ऑर्बिटल रिम जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट एरियाज़ पे, और 7.5 से लेके 15 यूनिट्स जो है वो आप पर साइड पे लगा सकते हैं डिवाइडेड उसको करके। तो आप उसको डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो डिवाइड करके 3 में या 2 में, तो वो आप ये यूनिट्स उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी बताते हैं आपको। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोटॉक्स। तो 2 तरह के बोटॉक्स होते हैं जी। एक होता है आपका टाइप ए, एक होता है टाइप बी। जो आपका कॉस्मेटिकली ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपका टाइप ए होता है, और जो आपकी मसकुलर स्पैज्म या मेसेटेरिक हाइपरट्रॉफी वगैरह में यूज़ होता है वो बोटॉक्स बी होता है। जो आपका बोटॉक्स ए है वो डिफरेंट नाम से आता है, या आपके उसमें भी दिया हुआ है, वॉर्डबूथ में भी दिया हुआ है। एक है एलर्जन के नाम से जो बहुत सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है। दूसरा है डायस्पॉट के नाम से, ठीक है, जो कि लार्जर एरियाज़ के लिए वो कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिमिलरली उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो वही सिमिलरली है कि पैरालिसिस कॉज करता है, लेकिन जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और इसलिए लार्जर एरियाज़ के लिए वो कहते हैं कि डायस्पॉट ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से जब आप उसको स्लीवरी गलैंड फ्लेयर सिंड्रोम के उसके लिए यूज़ करते हैं तो डायस्पॉट ज़्यादा बेहतर यूज़ किया जाता है, और छोटे एरियाज़ के लिए जो है वो एलर्जन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा जो 2 और ब्रांड्स हैं दैट इज़ जियोमिन, ठीक है। इसको आप जो है वो नेकेड बोटॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एडिटिव या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस इससे जो है वो कहते हैं कि अदरवाइज जो बोटॉक्स मैंने बताया ना कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होती जाती है फिर, तो इसमें वो कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस कम है। ये एक रीसेंट एडवांसमेंट है। जो 4th टाइप है दैट इज़ जूई, JEUVEA, जूई के नाम से है, न्यूअर ऑल्टरनेटिव है, और ये भी कॉस्मेटिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी बेटी जी। अच्छा जी, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बोटॉक्स। तो ये आपके लास्ट स्किन में बहुत खूबसूरत दी हुई है, यहीं से मैं आपको बता रही हूँ, और यहीं से मैंने भी पढ़ी थी कि इसकी 4 जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। नंबर 1 इज़ लिड टोसिस, नंबर 2 इज़ सरप्राइज्ड लुक, नंबर 3 इज़ डॉक्टर स्पॉक लुक, एंड नंबर 4 इज़ इम्यूनो रेजिस्टेंट, जो मैंने भी आपको बताया रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसकी सारी कॉजेज़ और ये सारे नाम आपको लास्ट स्किन में दिए हुए, ये मैं आपको शेयर भी कर दूँगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी।